बेहद शुक्रिया जनाब। मैं मुख्तसर तौर पर आपको बताता हूँ। मैंने हेलीकॉप्टर उतरने वाले स्पॉट से उन्हें ट्रेस करना शुरू किया और फिर हमने मालूम कर लिया कि 2 औरतें और 5 मर्दों का एक ग्रुप एक लोकल बस में बैठकर राजेशपुरा स्टॉप पर उतरा है। वहां से मालूमात हासिल की गई तो पता चला कि एक आदमी ने वहां की एक मकामी दुकान से फोन कार्ड खरीदा और एक पब्लिक फोन बूथ के जरिए फोन किया, जबकि बाकी अफराद इधर उधर घूमते रहे। क्योंकि ये मुजाफाती इलाका है, इसलिए यहाँ पब्लिक फोन बूथ ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते। इसलिए मैंने फोन कंपनी को कॉल करके वहां से मालूमात हासिल की तो मुझे बताया गया कि आखिरी कॉल वहां से 1 घंटा पहले की गई है। हर कॉल का रिकॉर्ड चूंकि कंपनी में 24 घंटे रखा जाता है, इसलिए मैंने कॉल सुनी तो पता चला कि ये लोग राजेशपुरा की कॉलोनी के एक मकान में गए हैं। हमने उस मकान को घेरे में ले लिया और अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर की गई और फिर हम अंदर गए तो वहां सिर्फ एक आदमी था। उसे होश में लाया गया और उससे पूछगछ की गई तो उसने बड़ी मुश्किल से जुबान खोली। उसने बताया कि 5 मर्दों और 2 औरतों का ग्रुप वहां आया था। उन्होंने वहां लिबास तब्दील किए, मेकअप किए और फिर वो उस मकान में मौजूद कारों में बैठकर वहां से चले गए हैं। हमने उस आदमी से कारों की तफसील हासिल की है और अब मेरे आदमी उन कारों को तलाश कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि ये कारें जल्दी ट्रेस कर ली जाएगी। ओवर। मेजर राजेश ने तफसील बताते हुए कहा, अब 2 बातों का ख्याल रखें। एक तो ये कि ये ग्रुप पाकिस्तानी खतरनाक एजेंटों का ग्रुप है, इसलिए आप पूरी तरह मोहतात रहे। दूसरी बात यह है कि उन्हें जल्द से जल्द ट्रेस किया जाए और मुझे फौरन ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट दी जाए। ओवर। शागिल ने कहा, यस सर। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो शागिल ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसने ट्रांसमीटर उठाकर मेज की दराज में रखा, फिर उसने सामने पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मोहन बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। शागिल बोल रहा हूँ। तुम्हारे आदमियों ने कोई रिपोर्ट दी है या नहीं? शागिल ने तेज लहजे में कहा, नो सर, अभी तक कोई मशकूक आदमी या ग्रुप सामने नहीं आया। ओवर। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, सुनो, पावर एजेंसी की मादाम रेखा ने भी अपने तौर पर बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर आदमी तैनात किए हुए हैं ताकि वो उन लोगों को ट्रेस करके हलाक कर सके और क्रेडिट खुद ले। जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम अपने आदमियों को हुक्म दे दो कि अगर ऐसी कोई सूरत सामने आए तो बिला तकल्लुफ वो पावर एजेंसी के आदमियों को गोली से उड़ा दे। मैं संभाल लूंगा, लेकिन इन पाकिस्तानी एजेंटों की हलाकत का क्रेडिट बहरहाल सीक्रेट सर्विस को ही मिलना चाहिए। शागिल ने कहा, यस सर, मुझे भी रिपोर्ट मिल चुकी है और मैंने अपने आदमियों को अलर्ट कर दिया है। मोहन ने जवाब दिया, एक बात और जहन में रख लो कि इमरान इंतहाई खतरनाक तरीन जहानत का मालिक है। वो लाजमन कोई ऐसा रास्ता तलाश करेगा जिस तरफ शायद किसी का ख्याल ही ना जा सकता हो, इसलिए तुम्हें ऐसे तमाम रास्तों का ख्याल रखना होगा। शाकिल ने कहा, जनाब, दारुल हुकूमत से बस, कार या जीप से निकलने वाले तमाम छोटे बड़े रास्तों पर हमारे आदमी मौजूद हैं। एयरपोर्ट, चार्टर्ड एयरपोर्ट और समंदर के रास्तों पर भी हमारे आदमी मौजूद हैं। इसके अलावा दारुल हुकूमत में मौजूद तमाम कंपनियों के हेलीकॉप्टरों को भी चेक किया जा रहा है और उसके अलावा फौजी हेलीकॉप्टरों को भी हम चेक कर रहे हैं। इसके अलावा और तो कोई रास्ता है ही नहीं। मोहन ने जवाब देते हुए कहा, कोई ऐसा रास्ता जिससे वो पैदल चलकर निकल सकते हो? अचानक शाकिल ने कहा, ओ यस सर, हाँ वाकई ऐसा एक रास्ता मौजूद है। आलाज तेरे वाला रास्ता, उसकी तरफ तो मेरा ख्याल ही ना गया था। ठीक है जनाब, मैं वहां भी अपने आदमी भेज देता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, ये आलाज तेरे वाला कौन सा रास्ता है, मुझे तफसील बताओ। शाकिल ने चौंक कर कहा, उसने तो बस वैसे ही ये बात पूछी थी। वैसे ऐसे किसी रास्ते का उसे इल्म तक ना था और ना ही उसने आलाज तेरे का पहले कभी नाम सुना था। जनाब, दारुल हुकूमत के मगरिब में पहाड़ी सिलसिला रासवक है और रासवक में एक दर्रा है जिसे आलाज दर्रा कहा जाता है। इस दर्रे से पैदल आदमी तो गुजर सकता है, लेकिन जीप या कार नहीं गुजर सकती। दूसरी तरफ पहाड़ी सिलसिला करीबी शहर फिरोजा तक चला जाता है और आपको तो मालूम है कि फिरोजा से हवाई सर्विस के जरिए पाकिस्तान तो नहीं अलबत्ता नापाल पहुंचा जा सकता है। नापाल और काफिरिस्तान के दरमियान हवाई सर्विस का बाकायदा मुआहदा है और फिरोजा में नापालियों की अक्सरियत आबाद है, इसलिए दारुल हुकूमत के साथ साथ फिरोजा भी हवाई सर्विस जाती रहती है। मोहन ने जवाब देते हुए कहा, ओ ये वाकई ऐसा रास्ता है जिसकी तरफ किसी का ख्याल भी नहीं जा सकता। इसकी मुकम्मल तौर पर और भरपूर अंदाज में निगरानी होनी चाहिए। शाकिल ने चौंक कर कहा, यस सर, मैं भी 2 आदमी वहां भेज देता हूँ। मोहन ने जवाब दिया, 2 आदमियों से बात नहीं बनेगी, हमें खुद वहां जाना होगा। ठीक है, तुम 2 आदमी वहां भेज दो, मैं अपने आदमियों समेत फिरोजा के करीब पैक्टिंग करूंगा, क्योंकि बहरहाल उन लोगों ने फिरोजा ही पहुंचना है। शागिल ने कहा, आप क्यों तकलीफ करते हैं जनाब, मैं 2 आदमी वहां फिरोजा एयरपोर्ट पर भी भिजवा देता हूँ। मोहन ने कहा, नहीं, ये लोग हद दर्जे तेज है और न जाने मुझे क्यों यकीन सा आ गया है कि ये लोग उसी रास्ते से ही फरार होंगे, इसलिए मैं खुद वहां मौजूद रहना चाहता हूँ। तुम अपना काम करते रहो,
लेकिन किसी भी खास बात के वकूपजीर होते ही मुझे ट्रांसमीटर पर फौरी रिपोर्ट देना, शाकिल ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो शाकिल ने क्रीडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, जगदीश बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। शाकिल बोल रहा हूँ जगदीश, शाकिल ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकलक मुअद्दबाना हो गया। अपने साथियों को तैयार करो, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि इमरान और उसके साथी दर्रा आलाश क्रॉस करके फिरोजा पहुंचेंगे और फिर वहां से वो हवाई सर्विस के जरिए नापाल और फिर नापाल से पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं उनका खात्मा वही फिरोजा में ही करना चाहता हूँ। हाँ, फिरोजा में हमारा कोई सेटअप भी है या नहीं? शाकिल ने कहा। यस सर, एक आदमी मौजूद है, उसका नाम रणधीर है, वो वहाँ फिरोजा होटल का मैनेजर है, जगदीश ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम उसे भी बता दो और उसके साथ साथ अपनी भी तैयारी कर लो। हमने इस बार हर सूरत में उन्हें हलाक करना है। हेलीकॉप्टर्स, नाइट टेलीस्कोप और मार्टर गने लेकर हमने मुकम्मल तैयारी के साथ वहां जाना है, शाकिल ने कहा। यस सर, कब जाना है? जगदीश ने कहा। अभी इसी वक्त। वो लोग एक लम्हा जाय किए बगैर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, शाकिल ने कहा। यस सर, 10 मिनट बाद हेलीकॉप्टर तैयार होंगे, जगदीश ने कहा। तो शाकिल ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। न जाने क्या बात थी कि उसका दिल कह रहा था कि इन लोगों से टकराव फिरोजा में ही हो सकता है। टेलीफोन की घंटी बजते ही रेखा ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रेखा बोल रही हूँ, रेखा ने सपाट लहजे में कहा। काशी बोल रही हूँ रेखा। दूसरी तरफ से काशी की आवाज सुनाई दी। ओ काशी, क्या हुआ? कुछ पता चला इमरान और उसके साथियों का? रेखा ने पुरजोश लहजे में कहा। नहीं, अभी तक किसी स्पॉट पर भी कोई मशकूक आदमी नजर नहीं आया, लेकिन मेरे पास एक इत्तला पहुंची है और मैं उस इत्तला के सिलसिले में तुमसे बात करना चाहती हूँ, काशी ने कहा। कैसी इत्तला? रेखा ने चौंक कर कहा। शाकिल के हेडक्वार्टर से इत्तला मिली है कि शाकिल अपने आदमियों समेत फिरोजा पहुंच चुका है, काशी ने कहा। फिरोजा? क्यों, क्या मतलब? रेखा ने हैरान होकर कहा। इत्तला के मुताबिक इमरान और उसके साथी दुर्रा आलाश से गुजरकर फिरोजा पहुंचेंगे और फिर वहां से हवाई सर्विस के जरिए नापाल और नापाल से पाकिस्तान, इसलिए उसने फिरोजा में अपना कैंप लगा लिया है, काशी ने कहा। ओ, अगर शाकिल खुद वहां पहुंच गया है तो फिर उसे लाजमन कोई हतमी इत्तला मिली होगी। वैसे ये जरिया तो हमारे जहनों में भी नहीं आया था और इमरान ऐसे ही रास्तों के इंतखाब का आदी है, रेखा ने कहा। हाँ, वैसे ये बेहतरीन रास्ता है, फिर अब हमें क्या करना चाहिए? काशी ने कहा। हम दुर्रा आलाश के बाद पहाड़ी सिलसिले में पैक्टिंग कर लेते हैं। उस दुर्रे से गुजरने वाला पैदल ही गुजर सकता है, इसलिए ये लोग पैदल ही उस दुर्रे से गुजरेंगे और हम ऊपर पहाड़ियों पर मौजूद होंगे तो हम आसानी से उन्हें हिट कर सकेंगे। लेकिन ये लोग बहरहाल बेहद चौकन्ने होंगे, ऐसा ना हो कि हमारी वहां मौजूदगी का उन्हें इल्म हो जाए, रेखा ने कहा। तो फिर क्या हुआ? बहरहाल ये लोग 6-7 हैं और फिर पैदल होंगे, कहाँ भाग सकेंगे, काशी ने कहा। अरे हाँ, वेरी गुड, हम दोनों अतराफ में पैक्टिंग कर लेते हैं। वेरी गुड, तुम ऐसा करो कि फौरी तमाम इंतजाम मुकम्मल कराओ, देर मत करो, क्योंकि इमरान और उसके साथियों ने अब सिर्फ काफिरिस्तान से निकलना है, इसलिए वो देर नहीं करेंगे, रेखा ने कहा। ठीक है, मैं इंतजाम मुकम्मल करके वापस आ रही हूँ, फिर हम इकट्ठे ही हेलीकॉप्टर पर वहां जाएंगे, काशी ने जवाब देते हुए कहा। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, रेखा ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसके साथ ही उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस मादाम। दूसरी तरफ से उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। दारुल हुकूमत के मगरिब में जो पहाड़ी सिलसिला है जो फिरोजा तक चला जाता है, उसका तफसीली नक्शा भिजवाओ, रेखा ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने मुअद्दबाना अंदाज में फाइल मादाम रेखा के सामने मेज पर रखी और फिर खामोशी से वापस चली गई। रेखा ने फाइल खोली तो उसके अंदर नक्शा मौजूद था। वो नक्शे पर झुक गई। वो असल में दारुल हुकूमत से उस दुर्रे तक और फिर दुर्रे से फिरोजा तक का रास्ता मार्क करना चाहती थी, क्योंकि उसके जहन में बहरहाल ये बात मौजूद थी कि इमरान ने अगर उस दुर्रे से फिरोजा पहुंचने का फैसला किया है तो फिर वो यकीनन आम रास्ते का इंतखाब नहीं करेगा, इसलिए वो तमाम मुमकिन रास्तों को जहन में रखना चाहती थी। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि ये लोग कोई भी रास्ता मुंतखब करे, बहरहाल गुजरना तो उन्हें दुर्रे से ही होगा, क्योंकि इन पहाड़ियों की साख्त ऐसी थी कि दुर्रे के अलावा उन पहाड़ियों को बगैर हेलीकॉप्टर के किसी तरह भी क्रॉस नहीं किया जा सकता था। चुनांचे उसने दुर्रे के बाद फिरोजा तक के मुख्तलिफ रास्तों को चेक करना शुरू कर दिया और फिर वो उन रास्तों को काफी देर तक मार्क करती रही। आखिरकार उसने 2-3 रास्ते मार्क कर लिए। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और काशी अंदर दाखिल हुई। ओ, नक्शा चेक किया जा रहा है, काशी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, रेखा ने कहा और उसे सारी बात बता दी। मैंने ऐसी जगह पर पैक्टिंग का इंतजाम कर दिया है कि वो किसी भी रास्ते से जाए हमसे न छुप सकेंगे और हमारे टारगेट में रहेंगे, काशी ने कहा। ओ वेरी गुड,
कौन सी जगह है वो, यहाँ नक्शे पर दिखाओ। रेखा ने कहा तो काशी ने झुककर नक्शे को देखना शुरू कर दिया और फिर एक जगह उंगली रख दी। ओह हाँ, वेरी गुड, तुमने वाकई बेहतरीन स्पॉट का इंतखाब किया है। अब ये किसी सूरत भी बच कर ना जा सकेंगे। रेखा ने इत्मीनान भरा तवील सांस लेते हुए कहा। लेकिन एक और मसला सामने आ गया है, काशी ने कहा तो रेखा एक बार फिर चौंक पड़ी। कौन सा मसला? रेखा ने हैरत भरे लहजे में कहा। शाकिल ने ट्रेसिंग एजेंसी के मेजर राजेश की खिदमत सरकारी तौर पर हासिल कर ली है और शागिर के हेडक्वार्टर से मालूम हुआ है कि मेजर राजेश ने उनका सुराग लगा लिया है। काशी ने कहा तो रेखा बेख्तियार उछल पड़ी। कहाँ है ये लोग? रेखा ने बेचैन से लहजे में कहा। वो पहले राजेशपुरा की आबादी में एक मकान पर पहुंचे और फिर वहां से मेकअप करके और लिबास तब्दील करके वो 2 कारों में सवार होकर दारुल हुकूमत चले गए। अब मेजर राजेश के आदमी उन कारों को तलाश कर रहे हैं और अभी तक तो वो उन्हें ट्रेस नहीं कर सके। लेकिन तुम्हें मालूम है कि उनके पास ट्रेसिंग के इंतहाई जदीद तरीन आलात है और वो खुसूसी तौर पर तरबियत याफ्ता भी है। इसलिए ऐसा ना हो कि हम वहाँ पहाड़ियों में इमरान का इंतजार करते रह जाए और राजेश उनका खात्मा कर डाले। काशी ने कहा तो रेखा बेख्तियार हंस पड़ी। आप हंस रही है? काशी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मैं तुम्हारी सादगी पर हंस रही हूँ काशी। अगर इमरान मेजर राजेश के बस का रोक होता तो क्या अब तक जिंदा होता? कुछ शागिल को भी इसका एहसास है, इसलिए तो वो खुद फिरोजा पहुंच गया है, वरना वो क्यों वहां जाता? रेखा ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मेजर राजेश उसे सिर्फ ट्रेस करके ही शागिल को इत्तला करते और शागिल हेलीकॉप्टर पर वापस आकर उनका खात्मा करते। काशी ने कहा। इमरान शागिल के बस का रोक भी नहीं है काशी। उसका अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ रेखा, और तुम देखना कि आखिरकार ये मेरे हाथों ही हलाक होगा, आज हो चाहे 10 साल बाद हो। रेखा ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन एक बात और मेरे जहन में है। अब अगर आपने बात कर ही दी है तो मैं भी उसे ओपन कर दूं। काशी ने कहा तो रेखा बेख्तियार चौंक पड़ी। कौन सी बात? रेखा ने चौंक कर कहा। आप और मैं, हम दोनों को उसने रेगिस्तान में बेहोश कर दिया था। उसके बावजूद इमरान हमें जिंदा हालत में हेलीकॉप्टर पर साथ लाते फिरता रहा, वरना वो हमें इंतहाई आसानी से हलाक कर सकता था। और अगर खुद हलाक न करता और वहीं सहरा में हमें छोड़कर चला जाता, तब भी हम वहां भूख और प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाती। काशी ने कहा तो रेखा बेख्तियार मुस्कुरा दी। हाँ, लेकिन तुम असल में कहना क्या चाहती हो? रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। मुझे हकीकतन इसकी कोई वजह समझ में नहीं आई। हम उसे हर वक्त हलाक करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और अगर वो खुद अपनी कोशिशों से बचना निकले तो हम अब तक यकीनन उसे हजारों बार हलाक कर चुके होते, लेकिन वो हमें हलाक नहीं करता। काशी ने कहा। इसे उसकी हिमाकती कहा जा सकता है, और क्या कहा जा सकता है? रेखा ने कहा। नहीं रेखा, मेरा ख्याल और है। काशी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? रेखा ने चौंक कर कहा। वो आपको पसंद करता है। काशी ने कहा तो रेखा बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। इमरान के बारे में ऐसा सोचना दुनिया की सबसे बड़ी हिमाकत है काशी। हम दोनों औरतें हैं, और औरतों में खास हिस्स मौजूद होती है कि वो उन मर्दों को फौरन पहचान लेती है जिनके दिल में उनके लिए मामूली सी पसंदीदगी की लहर भी पैदा होती है। लेकिन आज तक मैंने उसकी आंखों में ऐसी कोई लहर पैदा होते नहीं देखी। वो तो हमें इस तरह देखता है जैसे हम सिरे से औरतें ही ना हो, या वो किसी और सैयारे की मखलूक हो जिसे सिरे से एहसास ही ना हो कि औरतों को पसंद भी किया जाता है। और उसके साथ साथ एक और बात भी है, और वो ये कि जो रवैया इमरान हमारे साथ रखता है, यानी बावजूद काबू पा लेने के वो हमें हलाक नहीं करता, ये रवैया वो शागिल के साथ भी रखता है। मैंने खुद देखा है कि कई बार उसने दानिस्ता शागिल को जिंदा छोड़ दिया है। अब तुम बताओ कि शागिल क्या कोई औरत है और इमरान क्या उसे पसंद करता है? रेखा ने कहा तो काशी ने एक तवील सांस लिया। आपकी बात दुरुस्त है, बल्कि अब ये बात तो बहरहाल वाज़ेह हो गई है कि इसकी वजह पसंदीदगी नहीं है। लेकिन फिर वो क्यों ऐसा करता है? काशी ने कहा। उसकी अपनी नफ्सियात है, अब क्या कहा जा सकता है? रेखा ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि रेखा कोई बात करती, फोन की घंटी बज उठी तो रेखा ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रेखा ने कहा। रंजीत बोल रहा हूँ, मैडम काशी यहाँ मौजूद होंगी। दूसरी तरफ से एक मुअत्तबाना आवाज सुनाई दी तो रेखा ने रिसीवर काशी की तरफ बढ़ा दिया। काशी का सेक्शन अलग था और उसके लोग उसे मैडम ही कहते थे। यस, काशी बोल रही हूँ, काशी ने कहा। रंजीत बोल रहा हूँ मैडम। दूसरी तरफ से एक मुअत्तबाना आवाज सुनाई दी। हाँ, क्या रिपोर्ट है? काशी ने चौंक कर पूछा। मैडम, मेजर राजेश ने इमरान और उसके साथियों की रिहाइश का तलाश कर ली है और वो किसी भी वक्त वहां रेड कर सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना है? रंजीत ने कहा। तुम क्या कर सकते हो सिवाय निगरानी के? उसे करने दो जो वो करता है। हाँ, जब मामला फाइनल हो जाए तो मुझे रिपोर्ट दे देना, काशी ने कहा। क्या मतलब मैडम? मैं समझा नहीं आपकी बात। दूसरी तरफ से रंजीत ने उलझे हुए लहजे में कहा। अगर तो इमरान और उसके साथी हलाक हो जाए तो मुझे रिपोर्ट दे देना,
और अगर वो निकल जाए और मेजर राजेश नाकाम हो जाए तब भी रिपोर्ट दे देना, और अगर मेजर राजेश हलाक हो जाए तो फिर तुमने इमरान और उसके साथियों की निगरानी करनी है और मुझे रिपोर्ट भी देनी है। काशी ने तफसील से बात करते हुए कहा। यस मैडम। दूसरी तरफ से कहा गया तो काशी ने रिसीवर रख दिया। मेजर राजेश को नाकामी ही होगी, रेखा ने कहा। देखो अब उसका अंजाम देखकर हमें पहाड़ों पर जाना चाहिए, काशी ने कहा तो रेखा ने इस बात में सर हिला दिया। रेनबो कॉलोनी की एक कोठी में इमरान अपने साथियों समेत मौजूद था। राजेशपुरा के मकान में उन्होंने मेकअप किया और लिबास तब्दील किए और फिर नौटरों से उस कोठी का पता मालूम करके वो वहां से 2 कारों में बैठकर यहाँ पहुंच गए। लेकिन इमरान ने रास्ते में अब्दुल जब्बार को एक चौक पर उतार दिया था ताकि वो उनके साथ ना दौड़ता फिरे और अपने अड्डे पर पहुंच जाए, क्योंकि उसने तो बहरहाल उनके साथ नहीं जाना था। उस कोठी में फैसल मौजूद था और इमरान ने उसे दारुल हुकूमत और उसके नवाही इलाकों का नक्शा लिया और वो सब बैठे उस नक्शे पर गौर कर रहे थे। इमरान साहब, आप क्यों इस कदर परेशान हो रहे हैं? काफिरिस्तान से पाकिस्तान पहुंचना कौन सा मुश्किल काम है? मैं आपको स्मगलरों की मखसूस लॉन्च में बैनुल अक़वामी समंदर में और फिर वहां से बड़े जहाज के जरिए पाकिस्तान इस तरह पहुंचा सकता हूं कि किसी को कानो कान खबर तक ना होगी, फैसल जान ने कहा। हमने जिंदा सलामत वहां पहुंचना है, मेरी तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के किसी रुकनों को खराश भी आ गई तो चीफ साहब कयामत बर्पा कर देंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फैसल जान बेख्तियार हंस पड़ा। मैं इसकी जमानत देता हूँ कि किसी को खराश तक नहीं आएगी, फैसल जान ने कहा। नहीं, अभी शागिल और रेखा के बारे में हमें पूरी तरह इल्म नहीं है और इस वक्त समंदर की एक एक लहर चेक की जा रही होगी। हमने किसी ऐसे रास्ते से निकलना है जिसका उन दोनों को ख्याल तक न आ सके, इमरान ने कहा। फिर एक ही रास्ता है अगर आप पसंद करें तो, फैसल जान ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। कौन सा रास्ता? इमरान ने पूछा तो फैसल जान ने उसे आलाज दुर्रे वाले रास्ते के बारे में तफसील बताना शुरू कर दी। ओ वाकई ये रास्ता ऐसा है जिसके बारे में उन दोनों को ख्याल भी नहीं आ सकता। वेरी गुड, लेकिन फिरोजा से नापाल जाने के लिए हमें नए सिरे से कागजात बनवाने पड़ेंगे, इमरान ने कहा। वो तो चंद घंटों में बन जाएंगे इमरान साहब, फैसल जान ने कहा। फिर ठीक है, तुम जाओ और कागजात तैयार कराओ, हम अब उसी रास्ते से फिरोजा पहुंचेंगे और वहां से नापाल। ये वाकई सबसे महफूज रास्ता है, इमरान ने फैसला कुन लहजे में कहा। तो फैसल जान सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। आप इसी मेकअप में जाएंगे, फैसल जान ने कहा। ओ नहीं, हमें मेकअप तब्दील करना होगा। ठीक है, तुम ऐसा करो कि किसी और के कागजात से तस्वीर लेकर कागजात तैयार करा लो, हम उन तस्वीरों की मदद से अपना मेकअप कर लेंगे, इमरान ने कहा। ओके, मैं इंतजाम कर लूंगा, फैसल जान ने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। कितनी देर लग जाएगी? इमरान ने कहा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 घंटे, फैसल जान ने दरवाजे में रुककर कहा। तो इमरान के असबात में सर हिलाने पर वो बाहर चला गया तो सफदर भी उठकर उसके पीछे गया ताकि फाटक बंद कर सके और इमरान दोबारा उस नक्शे पर झुक गया। इमरान साहब, इस रास्ते का इल्म बहरहाल शागिल और रेखा को भी होगा, इसलिए ऐसा ना हो कि वहां भी चेकिंग हो रही हो, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उस दुरे की तरफ तवज्जो नहीं देंगे और वैसे हम उनकी नजरों से बचकर किसी सूरत भी फिरोजा नहीं पहुंच सकते, इमरान ने जवाब दिया। इसके बावजूद मेरा ख्याल है कि हमें उस दुर्रे के सिलसिले में मोहतात रहना चाहिए इमरान साहब, कैप्टन शकील ने कहा। मोहतात तो हमने रहना ही है, इमरान ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक दरवाजा एक धमाके से खुला और तनवीर तेजी से अंदर दाखिल हुआ। वो शुरू से ही दूसरी मंजिल पर निगरानी के लिए तैनात था। क्या हुआ? इमरान ने चौंक कर पूछा।